हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आराम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा लैंग्वेज का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इसका जो सारा सिलेबस है उसके लेक्चर्स देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2 में, जहां आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इन लेक्चर्स को देखकर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ग्रुप डिबेट के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें 4 स्टूडेंट्स तो होंगे जूनियर क्लास के और एक स्टूडेंट होगा सीनियर क्लास का। और जो सीनियर क्लास का स्टूडेंट होगा वो जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स को जब भी रिक्वायर्ड हो वो उनको असिस्ट करेगा। तो ये जो आइडिया है ग्रुप फॉर्मेशन का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसकी थ्योरी है? पियाजे की, वाइगोत्स्की की, ब्लूमफील्ड की या ट्रेशन की? देखिए, ये थ्योरी है वाइगोत्स्की की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे मोर नॉलेजेबल अदर से सीखते हैं, MKO से सीखते हैं। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा? वो स्टूडेंट जो सीनियर क्लास से बिलोंग करता है। तो ये है वाइगोत्स्की की थ्योरी का कंसेप्ट। देखिए, जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस है ना आपके, पियाजे, वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, ब्रूनर, इनके क्वेश्चंस भी आपको लैंग्वेज के पेपर में, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या कोई सा भी पेपर हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जो CDP में आप ये कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, स्पेशली पियाजे, वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की एंड ब्रूनर के, तो इनके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखिएगा। इनके क्वेश्चन जरूर आपको लैंग्वेज के पेपर में दिखेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, आपने देख लिया कि किस तरीके से वाइगोत्स्की का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पूछा गया है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग, यहाँ पे इंडिया के लिए जो स्टेटमेंट है, इनमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है इंग्लिश की, कौन सी ट्रू है जो हम इंडिया में देखते हैं? ये 8th शेड्यूल में मेंशन एक लैंग्वेज है, या ये इंडिया की, इंडियन यूनियन की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, या ये यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर ये लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की गई है? देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन यूनियन के लिए जो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके साथ इंग्लिश का यूज किया जाएगा, जिसे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है एक टीचर बच्चों के एरर्स को कलेक्ट कर रही है, और फिर आफ्टर 2 वीक्स वो बच्चों के साथ डिस्कस करती है कि उन्होंने कहाँ गलतियां करी, कैसे गलतियां करी, किस तरीके से वो उसे सही कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? एरर कलेक्शन, फीडबैक, ग्रामर टीचिंग या रेमेडियल टीचिंग? देखिए, अक्सर इस क्वेश्चन का ध्यान हमारा रेमेडियल टीचिंग की तरफ जाएगा कि ये रेमेडियल टीचिंग है, बट ये रेमेडियल टीचिंग नहीं है। रेमेडियल टीचिंग में आप बच्चे को प्रॉपर क्लास देते हैं जिस कंसेप्ट में उनकी एरर होती है, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ हम बच्चों को दे रहे हैं फीडबैक, यानी कि किस तरीके से बच्चे ने जो गलती करी है उसे वो इम्प्रूव कर सकता है, उसके लिए हम उसको फीडबैक दे रहे हैं, प्रॉपर टीचिंग नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसका फीडबैक आंसर होगा, रेमेडियल टीचिंग नहीं होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। देखिए, ये एक सेंटेंस है जो नॉम चॉम्स्की ने दिया था, जिसमें वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होकर भी मीनिंगलेस हो सकता है। तो ये जो नॉम चॉम्स्की ने हमें ये स्टेटमेंट दिया है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन वेम्सिकल है। वेम्सिकल मतलब कोई ऐसे स्टेटमेंट जो सुनने में फनी लगे। ऑप्शन 2 कह रहा है कि ग्रामेटिकली ये सही लिखी गई है लेकिन इसका मीनिंग इनएक्यूरेट है, मतलब मीनिंगलेस है। या फिर तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है ये वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो हमने सही लिखा है लेकिन इसका फोनोलॉजिकल इनएक्यूरेट है, मतलब फोनोलॉजिकली हम इसे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। फोर्थ कह रहा है ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लॉजिक इसका इनकरेक्ट है। देखिए, जो नॉम चॉम्स्की ने ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी कि एक स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होने के बावजूद मीनिंगलेस हो सकता है। ये मेन आइडिया था जो इन्होंने इस सेंटेंस के जरिए प्रेजेंट करने की सोची थी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये मैचिंग दी गई है। हमें ये बताना है कि फोनोलॉजी, सिमेंटिक, सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी का क्या मीनिंग है, इनको हमें मैच करना है विद करेक्ट पेयर। देखिए, फोनोलॉजी मतलब क्या होता है? फोनोलॉजी मतलब होता है कि ध्वनि कैसे आ रही है जब हम अक्षरों को प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी साउंड की बात करता है। तो ऑप्शन बी जो साउंड का स्टेटमेंट है, रिफर्स टू द रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड। तो ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये देखिए, इन चारों में से फर्स्ट का बी जो है सिर्फ ऑप्शन ए दिया गया है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आए और आपको मिले कि एक इंस्टेंटली आपको आंसर मिल जाए, तो उसे स्टॉप मत करिएगा, वहीं पर ही पूरे स्टेटमेंट्स मैच करिएगा कि क्या वो ऑप्शन वाकई में करेक्ट है। जैसे कि सिमेंटिक है, सिमेंटिक मतलब क्या होता है कि किस तरीके से वर्ड्स या सेंटेंसेस का मीनिंग निकल रहा है। और ऑप्शन सी में यही बात की गई है कि किस तरीके से जो वर्ड्स है और उनका कॉम्बिनेशन है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन 2 के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन 3 जो है इन सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि किस तरीके से हमने सेंटेंसेस लिखे हैं।
देखिए ऑप्शन डी में यही चीज लिखी गई है कि हमने सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं, कैसे वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाया। सो ये भी करेक्ट है। फिर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि किस तरीके से हम शब्दों को यूज कर रहे हैं, यानी शब्द रचना कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो ई है, ई में लिखा गया है कि ग्रामेटिकल मार्कर्स, जिसमें हम नंबर, टेंस, केस या फिर पैसिव एक्टिव वॉइस को यूज करते हैं। सो ऑप्शन ई जो है वो फोर्थ के लिए करेक्ट है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि मैचिंग का क्वेश्चन अगर आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, वहीं पे स्टॉप मत करना, सारे ऑप्शंस चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई बच्चा 1.5 से 2.5 साल का है तो उसकी वोकैबुलरी लगभग 250 वर्ड्स की बन जाती है, और यहाँ पे बच्चे 2 वर्ड्स अट्रेंसिस करने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच, ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स, ओवर रेगुलाइजिंग कन्वर्शंस। ये कहलाता है टेलीग्राफिक स्पीच, यानी कि जब बच्चे 2 वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस फॉर्म करने लगे, वो टेलीग्राफिक स्पीच कहलाता है। इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक कई बार रिपीट हुआ है, तो इस टॉपिक का लेक्चर जरूर देखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स तो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग बेसिकली होता है जब हम अपने एंजॉयमेंट के लिए बुक को पढ़ें, जैसे नॉवल पढ़ते हैं, कॉमिक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, जब हम अपने एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एंजॉयमेंट प्लेजर की बात कर रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जब हम फ्लुएंसी के साथ पढ़ते हैं ताकि हमारे को जो प्लेजर है वो मिल सके, मतलब हम एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, वो एक्सटेंसिव रीडिंग है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 में ही हमें पहले बार में ही मिल गया कि प्लेजर के लिए पढ़ना, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ना वो एक्सटेंसिव रीडिंग है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरीके से बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन 2 में कहा गया है कि एक्यूरेसी के लिए पढ़ना, जिसमें बच्चों को गाइड किया जाता है टीचर के द्वारा कि किस तरीके से वो टेक्स्ट पढ़े। अगर टीचर गाइड करी तो बच्चा एंजॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में कहा गया कि अगर हम कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है और उसके लिए हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो वो क्या एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है? जी नहीं, वो एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कहलाता, वो कहलाता है स्कैनिंग। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कहा गया अगर हम जिस्ट यानी कोई समरी है, भावार्थ निकालने के लिए हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़े, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्या वो एक्सटेंसिव रीडिंग है? जी नहीं, वो एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कहलाता, वो स्कीमिंग कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीटेड मिलेगा, स्कीमिंग का, स्कैनिंग का, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव रीडिंग का। तो ये टॉपिक भी जरूर करिएगा क्योंकि इसके बेस पे हर एक पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है डैश इज मल्टीपल डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस इन विच मल्टीलिंगुअल्स बाइलिंगुअल्स एंगेज in order to make sense of their multilinguals bilinguals words। बेसिकली क्या है, जो मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल लोग होते हैं जिनको 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं आती है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज, प्रैक्टिसेस साथ साथ करते हैं ताकि वो जो सामने वाला पर्सन है उसकी भाषा को समझ सके। क्या कहलाता है ये? ट्रांस लैंग्वेजिंग, सैमी लिंग्विज्म या कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग। ये कहलाता है ट्रांस लैंग्वेजिंग, जिसमें हम अलग अलग भाषाओं को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम अपने भाषा में अलग भाषा के शब्दों का प्रयोग जब करते हैं, वो ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लास 5 की टीचर ने एक एक्टिविटी करवाई, डिक्टेशन एक्टिविटी, जिनमें इन्होंने बच्चों को 5 सेंटेंसेस बोले और हर सेंटेंस 5 से 6 वर्ड कैरी करता है। उन्होंने वो सेंटेंस 2 बार पढ़ा और बच्चों से कहा कि उसे ध्यान से सुने और वो स्टेटमेंट एज इट इज जो डिक्टेट किया गया उसे लिखे। तो ये कौन सी अप्रोच है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने की? टॉप डाउन अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच या फिर डिक्टेशन अप्रोच? देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले बच्चों को 5-6 सेंटेंसेस दिए गए जो 5-6 वर्ड्स के थे, बच्चों को कहा कि ध्यान से सुनो फिर लिखो। तो एक तरीके से डिक्टेशन हुई। जब हम डिक्टेशन करवाएंगे वो होगी बॉटम अप अप्रोच, यानी कि बच्चों को हम पहले ग्रामेटिकल एस्पेक्ट सिखा रहे हैं, फिर बच्चा उसका यूज सीखेगा, तो ये है बॉटम अप अप्रोच। देखिए बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि टीचिंग रीडिंग, अगर आप बच्चे को पढ़ना सिखा रहे हैं तो पढ़ना सिखाने के लिए इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को जो हम आइडियाज दे रहे हैं टेक्स्ट का, वो उनके प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना। देखिए तो रीडिंग का पर्पस है ही, ऑब्जेक्टिव है ही। जब बच्चा रीड करेगा तो वो ऑब्वियसली अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ उसे लिंक करेगा। सेकंड कहता है कि बच्चों को जो वर्ड्स या टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को उसका मीनिंग बना सके, यानी कि अगर बच्चे ने कोई टेक्स्ट पढ़ा तो उस टेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्या उसका मीनिंग है, बच्चे उसे समझ सके, अपने आप बता सके। ये भी रीडिंग का पर्पस है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तीसरा कह रहा है कि पढ़ते वक्त बच्चा जो टेक्स्ट पढ़ रहा है उसका मीनिंग इन्फर कर सके, मतलब अपने आप इंटरप्रेट कर सके कि उस टेक्स्ट में क्या कहा गया है।
ये भी करेक्ट है। ऑलमोस्ट ये सेकेंड थर्ड सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे बच्चा अपने आप मीनिंग बना रहा है और यहाँ पे बच्चा अपने आप इन्फर कर रहा है, यानी एनालाइज कर रहा है कि टेक्स्ट क्या कह रहा है। सेकंड थर्ड दोनों ही अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की बात कर रहा है। फोर्थ है कि जो टेक्स्ट दिया गया है, वर्ड्स या फ्रेजेस दिए गए हैं, उसको डिकोड करना। देखो डिकोड करना मतलब जो दिया गया है उसे एग्जैक्टली बताना कि वो क्या चीज कह रहा है, मतलब कि एकदम वर्ड टू वर्ड उसे डिकोड करना, वर्ड टू वर्ड बताना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन हम इसमें डिकोड नहीं करवाते बच्चे से, हम उसे करवाते हैं कि किस तरीके से वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, अपनी नॉलेज बिल्ड कर सके, अपने स्किल्स डेवलप कर सके रीडिंग की। इसलिए फोर्थ ऑप्शन रीडिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ध्यान रखिए डिकोडिंग हमारा पर्पस नहीं होता, मेकिंग मीनिंग या इन्फर करवाना, अंडरस्टैंडिंग करवाना हमारा पर्पस होता है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट है, और ये रीडिंग का पर्पस नहीं होता। देखिए क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, जितने टॉपिक्स मैंने करवाए हैं और जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं ये रिपीट हो गया है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो है www.dailybytes.in, जहां आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको करना होगा स्क्रॉल डाउन। जब आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे वहां पे आपको सीटेट के दो मुख दिखेंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक टेस्ट जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरा पेपर दिया गया है। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, जहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा पहले आप करिएगा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फिर करिएगा फुल फ्लेज मॉक टेस्ट, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी डेवलप हो सके। देखिए अब तक बात करी हमने इंग्लिश के क्वेश्चन की, अब बात कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन की। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। अगर आप डाइवर्सिटी के टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं तो किस चीज का आप यूज कर सकते हैं जब आप डाइवर्सिटी पढ़ाना चाहेंगे। कक्षा में विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने की अनिवार्यता को आदेश देकर, मतलब बच्चे को फोर्स करना, ये बच्चे को कहना कि विद्यालय की जो भाषा है उसे ही यूज किया जाए। या बच्चों की मातृभाषा में नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित करने के द्वारा, यानी बच्चे को कहना कि वो अपने मातृभाषा में नहीं बोल सकते। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों की मातृभाषा को महत्व देकर, यानी बच्चों से कहना कि वो अपनी मदर टंग में बात करें। चौथा ऑप्शन कह रहा है मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करके, यानी बच्चों की मदर टंग को हम इग्नोर करें तो हम विविधता पढ़ा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब हम बच्चों से कहेंगे कि उनकी जो मदर टंग है उसका यूज करके बच्चे पढ़े और उसको यूज करके सीखें, तो ही बच्चा विविधता के बारे में जान पाए। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है 3 वर्षीय बालक शब्दों, वाक्यांशों और संक्षिप्त वाक्यों के प्रयोग द्वारा संप्रेषणात्मक कार्य करता है। तो बच्चे के किस कौशल का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण है, यानी कि बच्चे शब्द और वाक्यों का यूज करना सीख गए हैं और किस तरह की क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप हुई है। वाक क्षमता, साक्षरता, रचनात्मकता या भाषा अधिगम। देखिए यहाँ बच्चे की डेवलप हुई है वाक क्षमता, यानी बच्चा किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर पा रहा है, भाषा का प्रयोग ही वाक क्षमता कहलाता है। तो यहाँ पे जब भाषा का हम कह रहे हैं कि बच्चा भाषा के शब्दों को, वाक्यों को प्रयोग कर पा रहा है, उसका कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो वो वाक क्षमता ही उसकी डेवलप हो रही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है विद्यार्थी को शब्दों में वर्णों के क्रमों को याद रखने में कठिनाई हो रही है, यानी बच्चा ये याद नहीं कर पा रहा कि अ आ इ ई को किस तरीके से हम सीक्वेंस में लिखे, और साथ के साथ उसका दृष्टात्मक स्मृति वो भी जल्दी जल्दी खो देता है, यानी विजुअलाइजेशन। मान लीजिए बच्चे ने अ इस तरीके से लिखा तो वो बाद में भूल जाता है कि उसने किस तरीके से लिखा, उसे गलत लिखता है। तो ये कौन सी कठिनाई है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये डिस्प्रोक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया जहाँ बच्चों को रीडिंग में या राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि बच्चा यहाँ पे अक्षरों की पहचान नहीं कर पा रहा कि किस तरीके से अक्षर लिखा जाता है, और जब बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है वो डिसलेक्सिया कहलाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि इन चारों में से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये पिछले साल के पेपर में, हर पेपर में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में कौन सी भाषा मौजूद है, कौन सी नहीं है, इस तरीके से। तो बोडो, भोजपुरी, संथाली या फिर मणिपुरी, कौन सी भाषा अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। भोजपुरी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है। अगर आप बच्चे को लर्निंग करवाना चाह रहे हैं लैंग्वेज की, तो क्या होना चाहिए बच्चे के पास? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, प्रोत्साहन, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच या एक अच्छा शिक्षक। देखिए बच्चे के पास होना चाहिए प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप चाहे कोई सी भी अच्छी बुक दे दो या अच्छा शिक्षक दे दो, बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे के पास होना चाहिए प्रोत्साहन ताकि वो लैंग्वेज सीख सके। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट है, स्कीमिंग स्कैनिंग वाला ही है ये क्वेश्चन। ये आपके दोनों लैंग्वेज में आएगा, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा।
जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव या सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? यानी जब आप किसी स्टोरी की समरी, सार, भावार्थ निकालने के लिए पढ़ते हो, क्या कहलाता है वो? स्कीमिंग, स्कैनिंग, गहन रीडिंग या विस्तारित रीडिंग? अब ये क्वेश्चन हमने किया था, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है उसी से मेल खाता है ये क्वेश्चन। क्या कहलाता है वो कहलाता है स्कीमिंग। जब आप कोई भी टेक्स्ट उसकी समरी निकालने के लिए पढ़ते हैं, वो स्कैनिंग कहलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर से कह रही हूँ, इसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ यानी शब्द और वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं, यानी जब आप बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि शब्दों का अर्थ कैसे निकाला जाए या क्या उनका अर्थ होता है, तो आप क्या कर रहे हैं? किससे संबंधित है ये चीज? अर्थ विज्ञान, ध्वनि संरचना या वाक्य विन्यास? देखिए यहाँ वाक्यों के शब्दों के अर्थ की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सिमेंटिक। और सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थ विज्ञान, यानी अर्थ को समझना। जब आप शब्दों के, वाक्यों के अर्थ को समझते हैं, जो इंग्लिश में कहलाता है सिमेंटिक और हिंदी में कहलाता है अर्थ विज्ञान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असहकालिक संप्रेषण है? असहकालिक होगा मतलब अनटाइमली, जिसके जरिए आप टाइमली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। समाचार पत्र, इंस्टेंट संदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इंस्टेंट चैट? देखिए इंस्टेंट चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजेस ऐसे ऑप्शन है जिससे आप ऑन द स्पॉट मैसेज कर सकते हैं। आपके पास मैसेज आया, आपने तुरंत जवाब दे दिया। लेकिन समाचार पत्र से ऐसा नहीं होता, आपको पिछले दिन की खबर अगले दिन मिलती है, वो होता है समाचार पत्र। इसलिए इसे असहकालिक संप्रेषण कहते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर डैश के ज्ञान को मुख्य रूप बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हम किसका यूज करें ताकि बच्चा बोलना और सीखना में दक्षता प्राप्त कर सके, कौशल हो सके, कैपेबल हो सके? व्याकरण, कौशल, प्रवाह या प्रवीणता? व्याकरण का प्रयोग किया जाता है जब हम बच्चे को बोलने और लिखने में काबिल बनाने की कोशिश करते हैं या उसमें उनको हम निपुण बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है व्याकरण। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती? देखिए भाषा सीखना एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बच्चा पैदा होता है, 6-7 महीने का होता है, वो भाषा कैच करने लगता है, ये नेचुरल है। अगर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, तब हम इन चारों में से किस चीज को सही मानते हैं? भाषा प्रयास से सीखी जाती है, भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, या भाषा सदैव बदलाव होता रहता है? देखिए अगर भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती तो हमें जबरदस्ती वो भाषा सीखनी होती, यानी हमें कोशिश करनी होती कि हम भाषा सीख सके। इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। देखिए सारे क्वेश्चंस हमने जो देखे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने के लिए आपको जाना होगा वेबसाइट पे। तो अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।